बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर इस सेमेस्टर में आपका फ़ाइनल प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट सब्जेक्ट्स हैं तो मेरे चैनल के ऊपर डिटेल वीडियोस हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ PSYI-619 इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिटेल से गाइड करूँगा। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं अनाउंसमेंट के अंदर जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसके रिलेटेड इन्होंने क्या कहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट असाइनमेंट नंबर 2 प्री असेसमेंट रिपोर्ट इज़ गोइंग टू ओपन ऑन 6 मई। ठीक है, 6 मई को ओपन हो रही है और 15 मई जो है ना इसकी लास्ट डेट है। 24 आवर्स एक्स्ट्रा पीरियड जो है ना वो आपको अवेलेबल होगा। और इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, आपने देखा ही होगा। और इसके अलावा आपकी जो लास्ट रिमाइंडर है आपके लिए कि अगर आपको आयरल चाहिए तो उसके लिए आप लास्ट टाइम है आपके मंडे तक आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी अभी असाइनमेंट नंबर 1 जो कि आपने देखनी है। इसका जो फॉर्मेट है यहाँ पे आपने सिंपल इंटर्नशिप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है डाउनलोड फाइल्स में। यहाँ पे देखें डाउनलोड फाइल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाएगा इसका फॉर्मेट। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखें जी इंटर्नशिप का आएगा प्री असेसमेंट। ठीक है, प्री असेसमेंट का जो है ना आपके पास फॉर्मेट आएगा। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है प्री असेसमेंट रिपोर्ट फॉर्मेट फॉर क्लिनिकल इंटर्नशिप। ये जस्ट कल ही इन्होंने अपलोड किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद हम इसको कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो है ना फॉर्मेट आ चुका है। आपने इस फॉर्मेट के अगेंस्ट 2 न्यूरेटिक केसेस लेने हैं। अब ये सवाल आता है कि न्यूरेटिक केसेस कौन से होते हैं। इसमें डिप्रेशन के, एंजाइटी के केसेस आ जाते हैं, ओसीडी के केसेस आ जाते हैं। तो आपने वो केसेस लेने हैं जो कि बहुत ज़्यादा सवेयर किस्म के नहीं होते, जैसे शिज़ोफ्रेनिया है वो जिसमें नहीं आता। ठीक है, वो साइकोटिक केसेस आते हैं। तो आपने न्यूरेटिक केसेस लेने हैं। अब इन दोनों केसेस की आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मेरी डिटेल वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप वहां से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद इस वीडियो को भी आप देख के तमाम चीज़ें आपकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा आप किसी किस्म की क्वायरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का जो है ना एक लिंक शेयर किया गया है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर जस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शेयर की जाती हैं। उसमें आपका नंबर सिर्फ मुझे शो होगा और मेरा नंबर सिर्फ आपको शो होगा, बाकी मेंबर्स को आपका नंबर शो नहीं होगा। तो ये सिर्फ आप लोगों की प्राइवेसी के लिए ये कम्युनिटी बनाई है कि यहाँ पे आपको जस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स शो होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपने प्रीफेक्टरी पार्ट्स में आ जाएगा आपका टाइटल पेज। एक ही पेज के ऊपर आपने दोनों केसेस का लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है जैसे कि केस 1 ओसीडी, केस 2 मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, फिर आपने लिखना है अपना नाम, स्टूडेंट आईडी, सेशन कौन सा है, और नीचे फिर आपने सबमिशन डेट ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट आपकी 15 मई आ जाएगा। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आ जाएगा, नीचे आपने यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना है। ठीक है, और उसके बाद है जी फॉर कलेक्टिंग केस स्टडीज़ एंड राइटिंग योर क्लिनिकल रिपोर्ट यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर फॉर्मेट दैट में इंक्लूड द फॉलोइंग सेक्शन। तो आपने जो एक फॉर्मेट आपको बताया गया है इसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को आपने लिखना है। इसमें से आपने इस चीज़ों को ऊपर नीचे नहीं करना। जैसा कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है तो आप इसकी जगह पहले मेन रेफरेंस रीज़न फॉर रेफरल लिख दें, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे पहले सेक्शन के अंदर आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जिसके अंदर लिखना था फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर रिपोर्ट विल प्रेजेंट योर क्लाइंट्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स सच एज नेम,
नेम यहाँ पे आपने कंप्लीट नहीं लिखना, आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसा कि आतिफ असलम है तो ए आएगा, ठीक है, क्लाइंट का नेम आएगा ए, फर्स्ट लेटर आपने लिख देना जस्ट। तो इसी तरह आपने दूसरे क्लाइंट का भी प्रेफरेबली होता है कि आपने एक मेल और एक फ़ीमेल लेना होता है, ठीक है। तो अगर इन केस आपको बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है तो इंस्ट्रक्टर को आपने इन्फॉर्म करना है कि मेरे दोनों केसेस एक ही जेंडर के हैं, ठीक है, वो भी एक्सेप्ट हो जाते हैं, बट इंस्ट्रक्टर को आपने बताना है। आगे फिर जेंडर, एज, एजुकेशन, बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, डेट ऑफ एडमिशन और इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट होता है कि क्लाइंट के साथ कौन आया था, जैसे कि होता है कि कोई पेशेंट है तो क्लाइंट है तो उसके साथ फादर मदर या सिबलिंग में से कोई आ गया है तो वो उसको हम इन्फॉर्मेंट कहते हैं। तो पहले पार्ट में आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बायोडाटा लिखना होता है। दूसरे में आता है जी मेन रीज़न फॉर रेफरल, जिसके अंदर आपने जस्ट यही स्टेटमेंट लिख देनी है, द क्लाइंट वाज रेफर्ड टू द ट्रेनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाय द साइकोलॉजिस्ट फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो आपने यही स्टेटमेंट इसी तरह से लिख देनी है। आगे आ जाएगा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, तो आपने ये स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, एज रिपोर्टेड बाय द क्लाइंट शी हैड, ठीक है, यानी कि जो क्लाइंट ने कंप्लेंट्स रिपोर्ट की हैं आपने उसको एज रिपोर्टेड बाय द क्लाइंट लिखना है, जैसे उसने कहा था वैसे ही आपने लिखना है। क्लाइंट्स वर्बिटम में इसको कहते हैं कि क्लाइंट ने बताया कि मेरे सर में दर्द रहता है, आपने पूछा कितने देर से आपको ये दर्द है, तो उसने बताया 3 महीनों से। उसमें कहता है कि मुझे जो है ना ख़ुदकुशी के ख़्यालात आते हैं, तो आपने यही लिखना है, एज इट इज़ लिखना है कि मुझे ख़ुदकुशी के ख़्यालात आते हैं। कब से आते हैं? 6 महीनों से। तो ये आपने प्रॉपर एक स्टेटमेंट जो उसने बताई है वही आपने यहाँ पे लिखनी है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में, और यहाँ पे आपने ड्यूरेशन में उसका ड्यूरेशन लिख देना है, चाहे वो वीक्स हैं, मंथ हैं, ईयर्स हैं, जितना भी आप वो लिखेंगे। You have to give presenting complaints in client's verbatim, also mention if it were by some informant। अगर उसके इन्फॉर्मेंट आपको बताते हैं तब भी आपने उसके क्लाइंट्स के वर्बेटम में बताने हैं, ठीक है। और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स का ड्यूरेशन फिर आपने लाजमी इसके साथ लिखना होता है। इसके बाद आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। इन history of present illness you are required to write the client's problem, when the problem illness was started, what are the predisposing factors, which precipitating factors trigger the problem, for how much time the client experienced such problem illness, which was the factor that maintained that problem illness. Keep one thing in consideration, that a sequence must be maintained while discussing the client's problem। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेटिंग और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स लाजमी आपने लिखने होते हैं कि क्लाइंट का प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसकी पहले क्या रूट काज थे, क्या क्या कोई वाक़या हुआ था जिसकी वजह से उसका प्रॉब्लम शुरू हुआ, वो तमाम डिटेल्स आपने लिखनी है। जैसा कि क्लाइंट ने आपको कंप्लेंट्स में सबसे लास्ट जो कंप्लेंट बताई है ना, यानी कि उसकी कंप्लेंट 7 महीने पहले शुरू हुई थी, बाकी उसके बाद वाली कोई 5 है, कोई 6 है, कोई 4 है, कोई 5 है, इस तरह से। मगर एक कंप्लेंट, 2 कंप्लेंट, 3 कंप्लेंट ऐसी हैं जो कि 7 महीनों से हैं। तो आपने उससे पूछना है कि आया 7 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से आपको ये कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हुई। तो वो बताएगा आपको, कोई स्पेसिफिक वाक़या बताएगा, कोई ऐसी चीज़ बताएगा जिसकी वजह से आप वो हिस्ट्री जो है ना वो यहाँ पे लिख देंगे कि क्लाइंट को 8 महीने या साल पहले कोई ऐसा ट्रिगरिंग इवेंट हुआ था जिसकी वजह से उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपने हॉस्पिटल में जहाँ पे भी इंटर्नशिप करनी है वहाँ पे क्लाइंट से डिस्कशन, जो बातें, जो हिस्ट्री आपने लेनी है वो लिखनी है, ठीक है। 2 केसेस इसी तरह से आपने बनाने हैं। इसके बाद आ जाएगा फैमिली हिस्ट्री, फादर अलाइव एंड डेड हैं, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, कॉज ऑफ डेथ है, अगर उनकी डेथ हुई है तो फिज़िकल हेल्थ क्या है,
एनी सेकेटरी प्रॉब्लम था, पर्सनैलिटी कैसी थी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ कैसा था, उनके वाइफ के साथ कैसा था। तो ये चीज़ें आपने लाजमी बतानी है। इसी तरह सेम जो हिस्ट्री है मदर की बतानी है कि वो किस तरह से थी अपने क्लाइंट के साथ, और अपने जो उनके हस्बैंड थे उनके साथ किस तरह से, ठीक है। इसी तरह फिर क्लाइंट के सिबलिंग बताने हैं, कितने बहन भाई हैं, और उनका बर्थ ऑर्डर क्या है, फिज़िकल हेल्थ क्या है, रिलेशनशिप किस तरह का है, ठीक है। ओवरऑल फैमिली हिस्ट्री भी आपने थोड़ी सी एक लाइन के अंदर बता देनी है। ये जो हिस्ट्री है ये सारी की सारी आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस भी, फैमिली हिस्ट्री भी, ये इस तरह से आपने इसको फिल नहीं करना जिस तरह से ये लिखा हुआ है। इसको आपने प्रॉपर जो है ना पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। द क्लाइंट्स फादर्स एज वाज 19, ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। इसके बाद आपका आ जाएगा पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है। सिबलिंग के बाद आ जाएगा पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आपने उनकी बर्थ के बारे में लिखना है अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि जैसे कि उनके फादर साथ आ जाते हैं तो उनको पता होता है कि इनकी बर्थ से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, सी सेक्शन तो नहीं है, या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थी बिफोर प्रेगनेंसी, या कोई इस तरह चाइल्ड आफ्टर डिलीवरी कोई ऐसी बीमारी जैसे बच्चों को लग जाती है, तो कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी जिसकी वजह से इसको कोई माजूरी या कोई मेंटली को प्रॉब्लम्स हो गई हों। तो ये चीज़ आपने पूछ लेनी है। अगर पॉसिबल है तो, अवेलेबल इंफॉर्मेशन है तो लिख दें, अगर नहीं है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि आपके पास कोई क्लाइंट 50 साल का या कोई क्लाइंट 60 साल का आ जाता है तो उसकी तो बर्थ सेट हिस्ट्री आपको मुश्किल से ही मिलेगी, ठीक है। इसी तरह डेवलपमेंटल माइलस्टोन आपने मस्ट लिखने होते हैं कि उसकी डेवलपमेंट किस तरह की हुई थी, स्पीच, क्रॉलिंग, वॉकिंग, वो क्या एज के मुताबिक थी या फिर डिले थी, ये चीज़ आपने लिखनी है। फ़िज़िकल हेल्थ मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कोई नमूनिया, कोई जेंडस, कोई इस तरह का हाई फीवर कभी हुआ हो वो आपने लिख देना है। ट्रॉमेटिक कोई एक्सपीरियंस हुए हों जिसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या सेक्सुअल असॉल्ट किया हो, इस तरह की चीज़ें। इसी तरह फिर आपने स्कूलिंग देखनी है कि वो स्कूल अगर गया था, प्रॉपर एजुकेशन उसने हासिल की है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे लिख देनी है। अगर तो उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, उसकी क्लासमेट का उसके साथ बिहेवियर क्या था, टीचर्स का बिहेवियर क्या था, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी है। अडल्सेंस में जब वो गया तो एज ऑफ पबर्टी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पबर्टी, ये उसका क्या था, रिएक्शन टुवर्ड्स पबर्टी क्या था, ये चीज़ें आपने उसको पर्सनल में पूछ सकते हैं। अगर वो अपने इन्फॉर्मेंट के साथ नहीं बताना चाह रहा तो आप इसको अलग से भी पूछ सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर देखा ये गया कि प्राइवेसी को ज़्यादा जो है ना जो क्लाइंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो खामोशी को ज़्यादा जो है ना अलहदगी को ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनका अलग से जो है ना उनकी इन्फॉर्मेशन ली जाए तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। तो कोई सेक्सुअल इंक्लिनेशन हुई हो, होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, इफ़ रिपोर्टेड एनी टाइप ऑफ दिस काइंड इन्फॉर्मेशन, आपने ये भी यहाँ पे लिख देनी है। सेक्सुअल हिस्ट्री के अंदर आपने एज एट विच क्लाइंट acquired sexual information, medium of getting sexual information, any incidents of sexual assault, age if client had a history of sexual abuse, did client get social support। तो ये चीज़ आपने लिख देनी है। अगर तो आप देखते हैं कि कोई ऐसा वाक़या उसकी लाइफ के अंदर हुआ है तो उसकी डिटेल आपने कंप्लीट लिखनी है कि उसकी एज क्या थी, उसमें उसको क्या क्या सफ़र करना पड़ा, उसमें लोगों का बिहेवियर अगर बाकी लोगों ने इस चीज़ को पता चला है तो उसके बाद उन लोगों ने क्या रिएक्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लिखनी है। मैरिटल हिस्ट्री के बारे में आपने बताना है, उनके अगर शादीशुदा हैं तो उनके स्पाउस की एज और उनकी एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, अगर उनकी कोई डेथ हो गई है तो उसके बारे में आपने बताना है, वजह क्या थी, पर्सनैलिटी कैसी थी और रिलेशनशिप किस तरह का था। जो भी हम जहाँ पे भी रहते हैं ना तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत असर हो रहा होता है।
इसके बाद उनके कुछ चिल्ड्रन हैं, बच्चों के बारे में आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखनी होती है कि उनके कितने बच्चे हैं, उनकी एज क्या है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ क्या है। ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों की वजह से काफ़ी जो है ना परेशानी होती है उनको, कोई ऐसी बच्चा जो है ना वो डिसेबिलिटी का शिकार है तो उस वजह से भी उनको मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन या इस तरह से एंजाइटी को महसूस करते हैं। इसी तरह अगर आपका क्लाइंट कोई जॉब करता है तो उसमें उनकी जॉब हिस्ट्री भी आपने लिखनी होती है कि उसने किस एज में ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया, उसमें नेचर ऑफ जॉब किस तरह की है, उनके कोवर्कर के साथ उनका रिलेशनशिप किस तरह का है, और इसी तरह उसमें कोई उसने ऑक्यूपेशन कोई जॉब को चेंज किया था तो उसकी रीज़न वगैरह आपने लाजमी लिखनी है। क्योंकि होता ये है कि कोई ऐसी स्ट्रेसफुल जॉब होती है कि जिसके अंदर उनको काफ़ी स्ट्रेस देखना पड़ता है, तो उस वजह से भी ना जो क्लाइंट होता है उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी है कि वो पर्सनैलिटी जो कि उसकी आपके पास जहाँ पे आने से पहले जो स्टार्ट थी कि उसका सोशल इंटरेस्ट किस तरह का था, सोशल रिलेशनशिप किस तरह का था, इसी तरह मूड, मॉरल, रिलीजियस वैल्यूज़, हैबिट्स, रिएक्शन टू स्ट्रेस किस तरह का था, या कोई स्मोकिंग या कोई ड्रग अब्यूज़ था, तो उसके बारे में आपने डिटेल से लिखना है। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने नोट भी दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना होता है। इसको आपने एज इट इज़ जिस तरह से यहाँ पे बताया गया इसी तरह से आपने नहीं लिखना है। इसके बाद असेसमेंट आ जाएगी। असेसमेंट को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि इनफॉर्मल असेसमेंट है और एक फॉर्मल असेसमेंट है। इनफॉर्मल के अंदर आपने बेसलाइन चार्ट और सब्जेक्टिव रेटिंग ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिखना होता है, और फॉर्मल असेसमेंट के अंदर आपने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, पर्सनैलिटी असेसमेंट, ये तीन असेसमेंट जो है ना वो आपकी आ जाएंगी फॉर्मल असेसमेंट के अंदर। और इसमें इस जो पर्टिकुलर असाइनमेंट है इसके अंदर आपने इनको एज इट इज़ हेडिंग के साथ भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये डिटेल्स हैं तो फिर आपने वो डिटेल्स भी ऐड कर देनी है, अदरवाइज़ आप जो नेक्स्ट असाइनमेंट आएगी उसके अंदर आपने इसको डिटेल के साथ लिखना होगा। अगर आप इसमें कर सकते हैं तो इसी में कर दें, अगर नेक्स्ट में करेंगे तो फिर आपको जो बर्डन है वो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा काम जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो उसके बाद आपने टेंटेटिव डायग्नोसिस देना है, जिसमें आपने अकॉर्डिंग टू DSM-5 डायग्नोस करना होता है क्लाइंट को कौन सा डिसऑर्डर है, उसका कोड क्या है और उसका स्पेसिफायर क्या है। ये आप कंसल्ट करेंगे DSM-5 से। DSM-5 TR अपडेटेड जो अभी है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, तो हम जितने भी डिसऑर्डर्स हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस देते हैं, तो आपने उसको लाजमी पढ़ना है। और जो भी आपके क्लाइंट्स की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होंगी, हिस्ट्री होगी, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, तो उसमें आपने देखना है जो क्राइटेरिया मीट करेगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपने इसको यहाँ पे जो है ना डायग्नोसिस देना है। तो होपफुली कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।